अस्सलाम वालेकुम। नन की तीसरी शादी थी मगर उसने पहली रात ही बच्चे को जन्म दे दिया। जल्दी से कुंडी लगाई और नन को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अचानक दरवाजा बजने लगा तो नन के कपड़े पहने और उस बेड पर तकिए से टेक लगाकर सोने का ड्रामा करने लगी। मगर थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए। नन का शौहर आज फिर नन रोते धोते घर पर आ बैठी थी। कहने लगी कि अम्मा, मेरा उस शख्स के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, हर वक्त हाथ उठाता रहता है, दरासी बात नहीं होती कि खींच के थप्पड़ मुंह पर मार देता है। फिर से वही बात है। मैं तो अपनी नंद की वजह से तंग आ चुकी थी। 3 भाइयों की ये एक ही बहन थी, इसीलिए इसे सर पर चढ़ा रखा था। न किसी काम को हाथ लगाती थी और ना ही कुछ करती थी। हर वक्त ससुराल वालों में नुक्स निकालती रहती थी। अब भी तस्वीर बहा बहा कर अपने शौहर की शिकायतें लगा रही थी और मेरी सास तो बट्टा फैलाए दामाद को बद्दुआएं देने में मसरूफ थी कि बेड़ा रखो ऐसे मर्दों का जो माँ की बातों में आकर बीवी का जीना हराम कर देते। साथ ही मेरी सास ने मुझे पुकार कर कहा, बहू, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मेरी बिनिश का रो रो कर बुरा हाल हो गया है? जा ठंडा शरबत बना कर ला। मेरा जी चाह किसी शरबत में जहर घोलकर नन को दे दूं, जिसने मेरी जिंदगी अजीरन बना रखी थी। जब मेरी शादी हुई सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर चंद दिनों में डालती गई। नन बैठी रहती थी, कभी अपने लंबे लंबे चुड़ारों जैसे नाखून गोल करती रहती या फिर अपने चेहरे को सजाती संवारती रहती, अपने लंबे बालों को मजीद लंबा करने के नुस्खे आजमाती रहती। पूरा दिन उसका बस यही काम था, या फिर मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती, भाभी मैंने ये खाना है ये बना दे, मैंने वो खाना है वो बना दे। मेरे शौहर ने मुझे पहली रात ही कह दिया था कि मेरी बहन बहुत नाटती है, इसीलिए मैं ये न सुनूं कि तुमने उसके साथ कोई भी झगड़ा किया है। जो वो कहे बस वो कर देना। एक ही तो बहन है मेरी, एक बहन नहीं थी वो, आफत की पड़काला थी। जब देखती कि तीनों भाई घर में अपने अपने कामों से वापस लौटे हैं, फटाफट से किचन में जाकर 2-4 प्लेटें धोकर अपने कपड़े भिगोकर बाहर आ जाती। देखने वाले को लगता कि जैसे इसने ढेर सारे बर्तन धोए हैं और यूं आकर सोफे पर बैठती जैसे बेचारे ने न जाने कितना काम किया हो। साथ ही मेरी सास कहने लगती, मेरी बच्ची थक गई इतने बर्तन धोकर, तौबा तौबा, पूरा सैंक भरा था। ये सुनते ही मेरा शौहर मुझे घूरने लगा। मेरा शौहर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। 2 देवर छोटे थे और एक दुबई जाने की तैयारी में था और दूसरा भी यही कहता था कि बैरून मुल्क में ही नौकरी करूंगा। यानी कि सास और नंद ने मेरे सर पर ही हमेशा बैठे रहना था। सास मेरी अच्छी थी, लेकिन नंद के मामले में हमेशा मेरे साथ ज्यादती कर जाती थी। जब नंद के लिए रिश्ते देखने शुरू किए तो मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि ये अजाब भी मेरे सर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों छोटे देवर बैरून मुल्क जाने की कोशिश में लगे हुए थे और चंद माह में चले भी जाते। बस मसला सारा मेरी नंद का था। जब उसके रिश्तों को संजीदगी से देखना शुरू किया तो मेरी नंद ने तो एक तमाशा सा लगा रखा था। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो इनकार कर देती, उसमें नुक्स निकालने लगती। हालांकि मेरी नंद बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन नहीं थी, लेकिन नखरेबाज बहुत थी। हर रिश्ते में उसे ऐब नजर आता था। चंद माह की तकदो के बाद एक रिश्ता ऐसा आया जिस पर नंद राजी थी, क्योंकि वो लड़का काफी हैंडसम था लेकिन ज्यादा दौलतमंद नहीं था। शायद मेरी नंद हुस्न परस्ती थी, इसीलिए मान गई। अल्लाह अल्लाह करके मेरी नंद की शादी हुई थी। दोनों देवर भी बैरून मुल्क जा चुके थे। मैं बेहद खुश थी, जैसे पूरे घर पर मेरा ही राज हो चुका हो। मेरी सास की ज्यादा रोक टोक की आदत नहीं थी, बस ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैं जो पकाती चुपचाप खा लेती। मसला तब शुरू होता था जब मेरी नंद घर आती और मेरी सास के कान पड़ने शुरू कर देती। जितने दिन वो मायके में रहती मेरी जान सूली पर अटकी रहती। कभी कहती, अम्मी आप तो पहले से बहुत कमजोर हो गई हैं, क्या भाभी आपका ख्याल नहीं रखती? हाँ भाई, इन्हें क्या परवाह है, सास को कौन पूछता है। अगर घर में बेटी ही ना रहे तो माँ का यही हाल होता है। एक मैं हूँ कि सारा घर मैंने संभाल रखा है। मेरी सास तो मुझसे बड़ी खुश है और मैं किचन में खाना बनाते हुए ये सोच रही होती कि काम तो उसे कुछ भी नहीं आता, एक चाय तक इसको बनानी नहीं आती, तो ये सास को खुश कैसे रखती है। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक मुझ पर राज न रही थी। मेरी नंद की शादी को बस 6 माह ही गुजरे थे जब रोते धोते घर आ गई और मेरी सास से लग कर रोने लगी। मेरा शौहर भी बैठा था। बहन को रोते देखकर तो मेरे शौहर को गुस्सा आने लगा। कहने लगा, मेरी सास जालिम है और शौहर भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने तो कभी आप लोगों से शिकायत ही नहीं की, बस चुपचाप उन लोगों के जुल्म से तम सहती रही। वो दुपट्टे से आंखें रगड़ कर सुर्ख कर चुकी थी जैसे कि रो रही हो। लेकिन बहरहाल मैं उसके मकरू फरेब को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो पहले ही ये सब मेरे साथ कर चुकी थी। जानबूझकर मेरी बुराइयां करते हुए वो यूं ही दुपट्टे से आंखें रगड़ती थी और फिर मेरा शौहर मेरी शामत ले आता था। मैं तो खामोशी से सब सह रही थी, लेकिन जाहिर है ससुराल वालों में तो ये सब नहीं चलता ना,
میرے شوہر کو یہ سب سن کر غصہ آنے لگا۔ انہوں نے میری نند کے شوہر کو فون کر دیا اور جو کہانیاں نند نے سنائی تھی وہی اس نے بہنوئی سے بھی کہہ دی۔ وہ تو آگ ببولا ہو گیا، کہنے لگا میں خود کھڑا ہوں گا، پھر بات کروں گا۔ اگلے ہی روز میرا نندوئی بھی گھر آ گیا، کہنے لگا تمہاری بہن کو ایک گلاس شربت تک بنانا نہیں آتا، اس لڑکی نے تو ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے، جب سے آئی ہے ہر ایک سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، اور میری ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ لیکن میرے شوہر اور ساس کو اس نوجوان کی سب باتیں جھوٹی لگ رہی تھی اور بہن کے بہتے آنسو بھی سچے لگ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال لڑائی جھگڑا بڑھنے لگا اور اتنا بڑھ گیا کہ اس شخص نے میری نند کو طلاق دے دی۔ میری ساس اس دن بہت روئی تھی، دامن پھیلا پھیلا کر اس نوجوان کو بد دعائیں دینے لگی کہ اس نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، اس پر جھوٹے الزام لگائے۔ بہرحال میرے سر پر تو میری نند کا عذاب پھر سے مسلط ہو چکا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتی۔ جب میں آگے سے جواب دیتی تو کہتی ہاں اب میں اس گھر پر بوجھ بن کر آ گئی ہوں، اسی لیے تو تمہاری بھی زبان چلنے لگی ہے۔ اور پھر تم میرا شوہر مجھ پر چلانے لگتا کہ تم میری دکھی بہن کو اور تکلیف دے رہی ہو، اگر تمہیں زیادہ ہی تکلیف ہے تو میں تمہیں بھی طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں چپ ہو جاتی، لیکن میری برداشت کی بھی ایک حد تھی۔ ایک بار میں کچن میں جانے لگی تو میں نے خود دیکھا کہ وہ میرے پکے ہوئے کھانے میں میری نند نمک ڈال رہی تھی تاکہ نمک تیز ہو اور میرا شوہر مجھ پر چلانا شروع کر دے۔ میں نے وہیں پیچھے سے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جان بوجھ کر تم نمک تیز کر رہی ہو تاکہ تمہارا بھائی اگر مجھ پر شروع ہو جائے؟ اپنا گھر تو تم بسا نہیں سکے، میرے بسے بسائے گھر کو کیوں خراب کر رہی ہو؟ میرے بلند لہجے کو سن کر میری ساس بھی کچن میں آ گئی۔ میں نے اپنی نند کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جس ہاتھ میں نمک کا چمچ تھا اور دوسرے ہاتھ میں نمک کی شیشی۔ این اسی وقت مین دروازہ کھول کر میرا شوہر اندر آ گیا۔ شور اور بحث کی آواز سن کر وہ کچن میں آیا تو دیکھ کر تنگ سا رہ گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں اپنی بہن کو، یہ یوں میرے کھانوں میں نمک تیز کرتی ہے اور آپ مجھ پر چلاتے ہیں۔ میری نند رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر الزام لگا رہی ہے تاکہ آپ کی نظر میں میری اہمیت گر جائے اور آپ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیں۔ بھابھی نے مجھے خود ہی تو کہا تھا کہ سالن میں نمک کم ہے تم ڈال دو۔ جیسے ہی میں نمک ڈالنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لی اور مجھ پر چلانے لگی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں تو اسے دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی، کتنی ڈرامے باز تھی وہ لڑکی، ذرا شرم و حیا نہیں تھی اس میں۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تو اپنے کمرے سے کچن میں آئی تھی جب میں نے اسے نمک ڈالتے ہوئے دیکھا۔ میری بات ابھی منہ میں ہی تھی جب زوردار تھپڑ میرے شوہر نے میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری مظلوم بہن اگر گھر اپنے مائکے یوں برباد ہو کر بیٹھی گئی ہے تو تم ان ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہو۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے، کہنے لگے نکلو یہاں سے باہر، تمہیں طلاق نامہ میں تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس نے میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی خبردار جو تم نے طلاق کا نام دے دیا تھا، جو کام تمہارے بہنوئی نے کیا ہے وہ تم ہرگز نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے بہو کی غلطی ہے لیکن طلاق نہیں دو گے۔ میری ساس نے شاید تھوڑی سی انسانیت تھی جو وہ دکھا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کھانا بنا کر آج کے بعد مجھے چکھاؤ گی، اور اس کے بعد اگر نمک تیز ہوا تو میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اگر وہ قصوروار ہوئی تو یہ سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی کہ ساس کو کچھ تو میرا خیال ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا، شاید مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ صبح صبح جب میں ناشتے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میرا شوہر اور میری ساس لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھے تھے۔ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو اب تم بہن کے لیے دوسرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دو، ابھی وہ جوان ہے، اس کی شادی جلد ہو جائے گی اور تمہارا گھر بھی بسا رہے گا۔ نان بھاوج کا رشتہ ہی شاید کچھ ایسا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ قصور تھوڑا بہت میری بیٹی کا بھی ہو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر بھی برباد ہو جائے۔ مجھے اپنی ساس کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے کچن میں چلی گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ رات کو میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ میں ہاتھ اٹھانے کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن بس غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا، اس لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ شاید میری ساس کی باتوں کا اثر تھا، میں نے بھی دل بڑا کر کے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بہت جلد بینیش کی دوسری شادی کروا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ پھر تو اس نے واقعی 2-3 ماہ میں میری نند کا رشتہ ڈھونڈ دیا۔ اس بار وہ بہت نخرے دکھا رہی تھی، کہنے لگی کہ یہ رشتہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ جو تمہارے معیار پر تھا وہ کیسا نکلا، اسی لیے اس بار ہماری مان لو۔ نند اس بار چپ کر گئی تھی، اس کی شادی ہو گئی۔ میری ساس میرے ساتھ اور بھی اچھا رویہ رکھنے لگی، شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن میری نند کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، وہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتی تھی۔
असल मसला ये था कि उसे काम करने की आदत नहीं थी और घर बैठाकर कोई उसे खिलाने को तैयार ना था। शादी के बाद जब उसे किचन संभालना पड़ता तो उसको रोना पीटना मच जाता। फिर वो ड्रामेबाजियाँ शुरू कर देती। आज भी दूसरी शादी के बाद जब वो मायके आई तो ससुराल वालों शौहर के शिकायतें शुरू करती थी और मेरी सास भी उसकी बात को सच्चा समझकर आंसू बहा रही थी, साथ साथ बददुआएं दे रही थी। हालांकि वो जानती थी कि उनकी बेटी भी कितने पानी में है। वही किस्सा वो दोबारा शुरू कर बैठी थी जैसा उसने पहली शादी के बाद किया था। कहने लगी, अम्मा आपके कहने पर इस बार मैंने अपने घर बसाने की पूरी कोशिश की है। दूसरा शौहर तो पहले के मुकाबले में भी ज्यादा बुरा है। एक तो उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सब्र कर लिया। लेकिन वो अब मुझ पर हाथ उठाने लगा है और मैं किसी का थप्पड़ नहीं खाऊंगी। बस मुझे उस शख्स से तलाक चाहिए। ये सुनकर मेरी सास की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लोग इस बार तुम पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि यही गलत है, तभी दूसरा घर भी न बसा सके। लेकिन मेरी नन जिद पर थी कि उसे तलाक ही चाहिए। बहरहाल 1 साल ही मुश्किल से उसने दूसरी शादी निभाई और फिर शौहर को ऐसा परेशान किया कि उसने तलाकनामा हाथ में पकड़ाकर घर से निकाल दिया। रोते रोते वो फिर हमारे सर पर आ बैठी। मेरा शौहर इस कदर परेशान था कि समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। अब वो मुझसे कुछ नहीं कहता था, अपनी बहन को ही बुरा भला कहने लगता कि तुम खुद ही घर बसाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं पाल सकता, तुम्हारी शादी मैं अब किसी दूसरे शहर में कर दूंगा। ये सुनकर मेरी नंद रोने लगी। कह लगी, ऐसा करो कि ऐसे शख्स से मेरी शादी कर दूं जो घर जमाई बन जाए और उससे मैं तलाक नहीं लूंगी, क्योंकि मुझसे घर के काम नहीं होते। जहाँ 4 बंदों की रोटी बनती है 5 की भी बन जाएगी, लेकिन मुझसे ही घर के काम नहीं होते। उसके मुझसे सच सुनकर मेरा शौहर अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। बहरहाल उसने ऐसा रिश्ता ढूंढ लिया जिसके माँ बाप और आगे पीछे कोई ना था और वो घर जमाई बनने के लिए भी तैयार था। उसका कहना था कि वो शादी इतनी जल्दी नहीं कर सकता, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। उन्हीं दिनों मेरी नंद की तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने उसे डॉक्टर पर ले जाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरी नंद पहली शादी के बाद पहले से मोटी हो चुकी थी और दूसरी शादी और तलाक के बाद भी वो अच्छी खासी मोटी हो चुकी थी। इसलिए उसके हामला होने का किसी को भी पता नहीं चल सका। लेकिन चंद माह बाद जब मेरी नंद की शादी कर दी तो मैं ही नंद उसको उसके कमरे में बिठाने गई, लेकिन वो कहने लगी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि चलो तुम्हें डॉक्टर पर ले जाते हैं, तो कहने लगी नहीं। फिर उसने मुझे सच बताया जिसको सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई कि वो हामला थी और इस बात का मुझसे बस चंद दिन पहले हुआ था और उसके 9 माह पूरे हो चुके हैं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे, कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, तुमने काम ही ऐसा किया है, मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। वो कहने लगी कि मैं बैठ के नीचे छुप जाती हूँ, तुम चादर पूरी मुंह तक ओढ़ कर लेट जाओ, ताकि उससे लगे कि मैं सो चुकी हूँ। फिर सुबह इस मसले का कोई हल निकालेंगे। मैं सब बेहद परेशान थी। नंद मेरे सामने रोई जा रही थी, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली और फौरन से चादर ओढ़कर बेड पर लेट गई। कमरे का दरवाजा खुला और कोई शख्स अंदर आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक से मुझे यह ख्याल आया कि कहीं नंद की चाल ही न हो, क्योंकि अब तक वो मुझसे ऐसी ही चालें चलती आ रही थी। हो सकता है कि मुझे बदनाम कर दे। ये सोचना था कि मैं फौरन से उठकर बैठ गई। सामने उसका शौहर था। मुझे देखकर एकदम चौंका। कहने लगा, आप यहाँ मेरे कमरे में? मैंने कहा, हाँ, मैं अपनी नंद को छोड़ने आई थी, लेकिन न जाने वो कहाँ चली गई है। और मेरे सर में दर्द था। शाम को सर दर्द और नींद की गोली खाई थी, इसीलिए चकरा कर गिर गए। लेकिन अच्छा है कि वक्त पर मुझे होश आ गया। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। इस बार मैं नंद के झांसे में नहीं आई थी। वो कोई हामला नहीं थी, सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहती थी और मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी। वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसे था कि बस मैं घर में बैठूं और पकी पकाई खाऊं। जब इस बात का राज मेरे शौहर के सामने खुल गया था, उन्होंने अपनी बहन को खूब डांटा और कहा कि इस बार अगर तूने अपना घर नहीं बसाया तो उसे घर से ही निकाल देंगे, किसी दारुल अमान में छोड़ आएंगे। फिर जाकर वो कुछ सुधरी थी। लड़की 1 हो या 4 हो या फिर 10, उम्र खानादारी से उनकी वाकफियत होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें आदत होनी चाहिए कि घर के हर काम काज की, वरना फिर उनके घर नहीं बसते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।